हेलो एवरीवन, आई एम जय, फाइनल MBBS स्टूडेंट एट ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कैंसर होता है वो कैसे डायग्नोस किया जाता है, कैंसर का कैसे पता चलता है कि इनको कैंसर है, वो कैसे उसको पता लगता है, डायग्नोसिस उसकी कैसे बनती है हमारे OPD में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कोई पेशेंट हमारे OPD में आया तो ऐसे ही डायरेक्ट तो उसको बता नहीं देंगे कि आपको कैंसर है, मतलब बहुत सारे टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ता है। एंड जनरली क्या होता है कि पहली बार में जो वो आया है तो पहली बार में तो उसको सिम्टम्स भी होते हैं ना कैंसर के, तो भी अपन को कैंसर जैसा है वो नहीं लगता है, क्योंकि कैंसर एक बहुत ही मतलब रेयर डिजीज़ है, हर किसी को तो नहीं होता है ना। तो जैसे कोई पेशेंट OPD में आया है हमारे, तो हम क्या है कि सबसे पहले क्या है कि हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। तो कैंसर का कोई भी मरीज है ना तो उसकी क्रोनिक हिस्ट्री होती है। क्रोनिक हिस्ट्री का मतलब है कि बहुत लंबी हिस्ट्री देगा। जैसे अगर पेन है तो बहुत दिनों से पेन होगा, यदि उसको खांसी है तो बहुत दिनों से खांसी होगी, निगलने में दिक्कत है तो बहुत दिनों से उसको निगलने में दिक्कत हो रही होगी, और यदि मतलब और भी अलग चीज़ का कैंसर है तो उसी हिसाब से उसके जो सिम्टम है वो बहुत दिनों से हो रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री आ गया। तो हिस्ट्री वो बहुत लंबी हिस्ट्री बताएगा हर चीज़ की। जैसे कि वेट लॉस है तो काफ़ी दिनों से है उसको, है ना, मतलब हर चीज़ की वो बहुत लंबी हिस्ट्री बताएगा। क्रोनिक हिस्ट्री हो गई इसको। ठीक है, ठीक। अब दूसरी चीज़ है, हमने उसकी हिस्ट्री ले ली, अब हिस्ट्री में हम उसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स के बाद हम सेकंड चीज़ देखेंगे रिस्क फैक्टर्स की, भाई मतलब कहाँ पे काम कर रहा है इसका, और मतलब खाना पीना क्या है, और एनवायरनमेंट हम उसका पूरा देखेंगे कि बीड़ी वगैरह पीता है नहीं पीता, दारू पीता है, क्योंकि ज़्यादातर कैंसर है उसमें अल्कोहल स्मोकिंग तो कॉमन है, मोस्ट कॉमन चीज़ है ये, स्मोकिंग के बहुत मोस्ट कॉमन को हो जाए। ठीक है, तो हमने सिर्फ रिस्क फैक्टर्स पूछ लिए। ठीक है, देन हम दूसरी चीज़ है फैमिली हिस्ट्री पूछे। फैमिली हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे कैंसर्स होते हैं वो फैमिलियल होते हैं। तो मतलब फैमिली में यदि किसी को है तो उनके जो भी ब्लड रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स है, उनको होने के वो कैंसर है वो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हम फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे। देन हम इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट हम उसके करवाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी सिम्टम वो बता रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड टेस्ट तो हम करवाते हैं सभी में। ये तो हॉस्पिटल कोई भी आया ना तो उसके ब्लड टेस्ट तो कॉमन है, क्योंकि अगर यदि वो नॉर्मल होता तो वो झोला छाप से अपना इलाज करवा लेता। हॉस्पिटल क्यों आता? हॉस्पिटल उसको आता है कि उसको एक्चुअल में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि वो वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रही है, इसलिए उसको हॉस्पिटल आना पड़ा है। तो हॉस्पिटल में कोई भी आता है ना तो उसके हम ब्लड टेस्ट जरूर करवाते हैं। तो ब्लड टेस्ट हम उसके करवा लिए। ठीक है, देन और क्या टेस्ट करवाएंगे? और टेस्ट हम उसकी इमेजिंग टेस्ट, इमेजिंग जो टेस्ट होते हैं वो इमेजिंग मतलब एक्सरे करवा दिया, अल्ट्रासाउंड करवाया है, CT स्कैन करवाएंगे, MRI करवाएंगे। ठीक है, तो ये इमेजिंग टेस्ट में आ जाते हैं। तो मतलब जैसे वो सांस कफ की बताता है तो मतलब फेफड़ों में कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम एक्सरे करवाएंगे, CT करवाएंगे, USG मतलब अलग दिक्कत है उनके लिए हम USG करवाएंगे। ठीक है, तो हमने ये बता दिया। अब ये इमेजिंग स्टडीज़ हो गई, इनके फिर रिपोर्ट्स आएंगी। एंड यदि अब इन रिपोर्ट्स में कुछ एबनॉर्मल आपको फाइंडिंग लगती है, हमको मतलब डॉक्टर्स को जो एबनॉर्मल फाइंडिंग लगेगी इनमें कुछ एबनॉर्मल आया है, तो उस एबनॉर्मल फाइंडिंग के बेसिस पे हम एडवांस वो स्टडीज़ हम करते हैं। अब एडवांस स्टडीज़ में क्या क्या है, तो एडवांस स्टडीज़ की हम बात करते हैं तो उनमें एडवांस CT होता है, एडवांस MRI भी होता है, एंड मतलब एडवांस फिर एडवांस में ये हो गए एडवांस CT MRI। और भी एडवांस की बात करें तो पैट स्कैन आ गया। पैट स्कैन हमको एक्चुअल स्टेजिंग बता देगा ट्यूमर का, है ना, कि इसका मतलब डिटेल्स जो है पूरी ट्यूमर की वो हमारा पैट स्कैन दे देगा। तो पैट स्कैन में मतलब पूरा अच्छे से आ जाएगा कि ट्यूमर फैला है नहीं फैला है, क्या उसका साइज़ वगैरह वैसे CT में आ जाता है, एडवांस CT हम करवाएंगे। बाकी पैट स्कैन में पूरा अच्छे से आ जाता है, बिल्कुल बता देगा कि कितना है। और पैट स्कैन का जो भी है मतलब मैकेनिज़्म है वो आप भी देख सकते हो कि क्या है, वो मैं भी उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ यदि आप चाहो तो। बाकी उसके काफ़ी वीडियोज़ हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि ये 18 FDG के ऊपर बेस्ड है कि कितना अपटेक हो रहा है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा कैंसर है वहाँ पे 18 FDG मॉलिक्यूल का ज़्यादा अपटेक होगा तो वो ज़्यादा ब्राइट आपको दिखेगी वो चीज़ पैट स्कैन में। तो उस हिसाब से पता चल जाएगा कि मान लो एक जगह पर ही यदि वो उसमें ब्राइट ज़्यादा दिख रहा है तो मतलब यहाँ पे ही ट्यूमर है। यदि बहुत सारी जगह पर वो ब्राइट उसमें दिख रहा है पैट स्कैन में तो मतलब ट्यूमर है वो फैल चुका है। ठीक है, ये हो गया। एंड ट्यूमर ज़्यादातर जो भी ये इमेजिंग स्टडीज़ है इनमें एबनॉर्मल ग्रोथ करके फाइंडिंग है वो आती है। मतलब यदि आपने CT स्कैन कराई कहीं, मतलब आपको कहीं का ट्यूमर है वो सस्पेक्ट हुआ है एंड आपने CT स्कैन कराई तो उसमें कैसे रेट फाइंडिंग आएगी कि एबनॉर्मल ग्रोथ इज सीन और उसका साइज़ लिखा आएगा, तो वो मतलब इतना कैंसर है इतने साइज़ का है। देन उसके बाद उसके आगे की एडवांस स्टडीज़ करवाएंगे जैसे पैट स्कैन वगैरह। देन ये हो गया। उसके बाद हमारे ये
टिश्यू डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये होता है कि अब हम करवाते हैं बायोप्सी। बायोप्सी में हमारा पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का ट्यूमर है, उनमें मतलब सेल का टाइप क्या है, जैसे स्क्वामस सेल है, एडिनोकार्सिनोमा है, ऐसे। तो उसके लिए हम बायोप्सी करवाते हैं। बायोप्सी में FNAC आता है, एक तो फाइन नीडल एस्पिरेशन, ठीक है। देन कोर बायोप्सी हो गया, सर्जिकल बायोप्सी होगा, तो ये सारे हो गए। बायोप्सी में क्या है कि आपका टुकड़ा निकाला जाता है, जैसे कि गले का कैंसर है या फिर कहीं और का कैंसर है, तो वहाँ से टुकड़ा निकाला जाता है उसी जगह से, एंड देन उसकी स्टडी की जाती है, तो आपके टाइप ऑफ ट्यूमर है उससे पूरा पता चल जाता है। तो टाइप ऑफ ट्यूमर यहाँ से पता चल गया। पैथोलॉजिकल भी टेस्ट होते हैं, उसमें क्या है, उसमें जैसे क्या आते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो गया, तो उनसे भी हमारे बहुत अच्छे से टाइप्स पता चल जाती है, ग्रेड्स पता चल जाते हैं। और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर टेस्ट भी होते हैं, जिनसे भी हमें आगे की मतलब स्पेसिफिक चीज़ें पता चल जाती है, कौन से टाइप का है एंड कौन सा मतलब मॉलिक्यूलरली किस से ये लिंक्ड है। देन हम ये सब करने के बाद कुछ एडिशनल भी होते हैं टेस्टिंग, उनसे भी कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स है वो पता चल जाती है कैंसर के बारे में, जैसे कि जेनेटिक टेस्टिंग्स हो गई एंड बोन मैरो बायोप्सी कर लेंगे हम अलग अलग टाइप्स के कैंसर्स के लिए। तो अब इन सब का जो करने के बाद है, उसके बाद हमें क्या करनी है, उनके बाद फाइनल डायग्नोसिस बनती है। फाइनल डायग्नोसिस में हमें क्या क्या पता चल जाता है, तो फाइनल डायग्नोसिस बनने के बाद हमें उसकी TNM स्टेजिंग हम कर सकते हैं, तो उससे हमें कैंसर का टाइप पता चल जाएगा, उसका हमें स्टेज पता चल जाएगा और ग्रेड पता चल जाएगा कि कौन से ग्रेड का है। एंड टाइप हम ग्रेड जो भी स्टेज है वो सब पता चल गया, उसके बाद हम इसका मतलब ट्रीटमेंट होता है। तो अब ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शंस है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका होता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सारी कुछ थेरेपीज़ है। एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये होता है, काफ़ी है। तो ये अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग होते हैं, वो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट है वो बता देते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सर्जरी करनी है तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हर तरह के और स्पेशल टाइप्स के होते हैं। हीमेटोलॉजिकल है, उसके हीमेट के अलग ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। तो हर टाइप के टाइप मतलब बहुत से टाइपों के लिए अलग अलग ऑन्कोलॉजिस्ट है वो होते हैं। देन कुछ नई टेक्निक्स भी अब आई है, आने वाली है इसके लिए, जैसे कि जीन थेरेपी हो गया, फोटोडायनेमिक थेरेपी, क्रायोथेरेपी, ये वो अभी नए आने वाले ट्रीटमेंट्स है। बाकी नए नए इस पर चल रहे हैं, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि रसिया में जो है एक वैक्सीन भी डेवलप की है इसके कैंसर की। एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब अभी इस बहुत वास्ट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है रिसर्च की इस बीमारी की, क्योंकि अभी तक मतलब कुछ ऐसा बहुत ही अच्छा जो कह सके ऐसा ट्रीटमेंट अभी तक मेरे हिसाब से नहीं आ पाया इसका। क्योंकि जो भी ये ट्रीटमेंट है लेते ना, मैंने देखा हुआ है, अच्छे से एक्सपीरियंस किया हुआ है ये चीज़ें, कि उनका क्या हाल हो जाता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत ही मतलब भयानक होता है। मतलब जब पेशेंट जब डायग्नोस होता है ना, उस टाइम पे उसकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लगेगा उसको, बस 1-2 सिम्टम्स होंगे, है ना, जो कि वो ऐसे लगेंगे नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना। लेकिन जब वो ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद जो उनकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये इलाज नहीं कराना चाहिए, इस चीज़ का इलाज आपको कराना चाहिए। ऐसे बाबाओं के चक्कर में इसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने भी देखा है कि इस बीमारी को मतलब ट्रीटमेंट कई ऐसे बाबा बने हुए हैं जो मतलब कि इसका इलाज कर रहे हैं, झाड़े वगैरह दे रहे हैं, झाड़े फूंक से इलाज कर रहे हैं, दूर से इलाज कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसे पॉसिबल नहीं है, इनका इलाज है वो आपको डॉक्टर्स के पास ही जाना चाहिए, ऐसे बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप बाबाओं के चक्कर में पड़ोगे तो ये बीमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये भाई ये कुल मिला के है कि इसमें मतलब आपकी वो जो सेल्स है वो बढ़ रही है, तो यदि आप जितना टाइम वेस्ट करोगे वो उतनी जल्दी बढ़ जाएंगी। तो बाबाओं के चक्कर आप टाइम वेस्ट करोगे तो वो और ज़्यादा बड़ी बन जाएगी बीमारी, स्टेज है उसका बढ़ जाएगा एंड आपका टाइम है वो कम हो जाएगा जीने का। तो डॉक्टर्स के ही पास इसका इलाज कराए, बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। एंड इलाज आप मतलब अच्छे से अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूरा की पूरी इंफॉर्मेशन आप वो ले ले, तभी इलाज कर पाए अपना ना। ऐसे मतलब होश हवास में ही रहकर इलाज कराए, ऐसे एकदम से मतलब कुछ भी एकदम से जल्दी में फ़ैसले ना करें, अच्छे सोच समझ कर ही फैसले ले इसका, ठीक है। तो ये था, आपको वीडियो पसंद आई हो, यदि आपको और कुछ भी जानना हो तो आप वो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर है वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।